देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का यूपी विशेष में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी के बिजनौर की, जहां पर कोतवाली पुलिस ने गौवंश पशुओं की हत्या करके आर्थिक लाभ कमाने वाले 3 मुस्लिम आरोपियों की संपत्ति कुर्क की है। 4 आरोपियों की कुर्क की जो संपत्ति है, जिसको कुर्क किया गया है, अचल संपत्ति की लागत लगभग 80 लाख रुपए बताई गई है। दरअसल ग्राम सराय निवासी शकील, फहीम और साथी आसिफ पर गौवंश पशुओं का वध करने का मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है और सभी गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं। आरोपी भौतिक और आर्थिक लाभ कमाने के लिए गौवंश पशुओं की हत्या करके गौमांस बेचकर धन कमाते थे और इस मामले में आरोपियों का जनता में भय व्याप्त था। और इतना ही नहीं है कि आरोप है यहाँ पर ये लोगों को डराते धमकाते भी थे, और जिसको लेकर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने कुर्क करने के आदेश दिए। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। 80 लाख की संपत्ति के जब्तीकरण कुर्की की कार्रवाई का मामला जनपद बिजनौर के कोतवाली देहात क्षेत्र का है। गोवध अधिनियम के अंतर्गत गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत था। मुबीन, शकील, आसिफ आज 4 अभियुक्त थे। इनके संपत्ति को जो मकान था आज डुगडुगी पिटवा करके एसडीएम, क्षेत्राधिकारी, इंस्पेक्टर एवं स्थानीय पुलिस बल की मौजूदगी में उसको जब्त किया गया है। इस कार्रवाई से आसपास के लोगों में हर्ष का माहौल है तथा जो गोकशी करने वाले हैं इन गो हत्यारों के हौसले पस्त हुए हैं। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पर थाना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर थाना चंदौली पर एसडीएम अवनीश कुमार ने लोगों की समस्याओं को सुना। आबूदादी के दौरान 15 आवेदन आए थे और जिनमें से 3 आवेदनों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया, जबकि अन्य आवेदनों के निपटारे के लिए पुलिस टीम को दिशा निर्देश देकर रवाना कर दिया गया। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान लोगों ने शासन प्रशासन का धन्यवाद भी किया। आज यहाँ कुल अब तक 15 प्रार्थना पत्र आए, जिसमें 3 का निस्तारण कर दिया गया है। 4 टीम इसके बाद मौके पे भेजी जा रही है, जो कि प्रार्थना पत्रों का निस्तारण मौके पर कराएगी। देखिए, ज़मीनी विवाद का जो प्रकरण है, जो आसानी से निस्तारित हो जाने वाले होते हैं, वो तो निस्तारित हो जाते हैं। किसी में विभिन्न न्यायालय में मुकदमा चल रहा होता है, तो मुकदमे की कार्रवाई में इस प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। इसलिए लोग असंतुष्ट हो जाता है कि साहब हमारा निस्तारण नहीं होता। आपको बता दें कि यहाँ पर चंदौली में थाना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर तमाम जो फरियादी थे वो यहाँ पर पहुँचे अपनी समस्याओं को लेकर, और इस मौके पर थाना चंदौली पर एसडीएम अवनीश कुमार ने लोगों की समस्याओं को सुना। आबूदादी के इस दौरान 15 आवेदन आए थे, जिनमें से 3 आवेदनों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया और बाकी के लिए यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए अधिकारियों को। चलिए बढ़ते आगे। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहाँ पर गाँव मुमरेजपुर में 2 जेसीबी और 3 डंपरों को अवैध खनन करते हुए पकड़ा गया, जबकि खनन माफिया प्रशासन को देकर मौके से फरार हो गए और पकड़े गए वाहन अहमदगढ़ थाने में लाकर सीज कर दिए गए। आबूदादी के डिबाई एसडीएम गजेंद्र सिंह ने माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए जो शिकंजा कसा है, उसके बाद यहां पर भय व्याप्त है। इस दौरान उन्होंने बताया कि काफी दिनों से माफियाओं के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी और जिस पर वे नजर बनाए हुए थे, और आज उन्हें सफलता मिली। फिलहाल एसडीएम के इस कार्रवाई के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। शिकायत लगातार मिल रही थी कि यहाँ पर कुछ मिट्टी खनन की माफिया जो है अवैध रूप से खनन कर रहे हैं। इसके क्रम में मेरे द्वारा 2-3 दिन पहले भी तहसीलदार डिवाई को लेके जांच भी की गई थी, लेकिन उस दिन ये लोग जो अवैध खनन माफिया लोग थे, ये मौके से भाग गए थे, पकड़ नहीं पाए थे। कल रात को पुनः सूचना मिली थी कि यहाँ पर अवैध मिट्टी खनन हो रहा है, जिसके क्रम में तहसीलदार डिवाई और पूरी टीम के साथ यहाँ पर छापा मारा गया और मौके पर 2 जेसीबी अवैध खनन करते हुए पाया गया। साथ में 3 डंपर थे, जिससे मिट्टी का भरण किया जा रहा था। खबर यूपी के झांसी से, जहां पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई को अंजाम दिया। आबूदादी की काफी लंबे समय से ग्राम पंचायत फुटेरा में खेल के मैदान का ढाबा बना दिया गया था। जो मैदान था खेल का, यहाँ पर बच्चे खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर खेल के मैदान में जो कि ढाबा बना दिया, जिस वजह से खिलाड़ियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था
और जिसकी शिकायत फिजिकल एजुकेशन सोशल वेलफेयर फाउंडेशन ने जिला अधिकारी से की और जिस पर संज्ञान लिया और मैदान को ढाबे के अतिक्रमण से मुक्त कराया। और इस दौरान तहसीलदार, लेखपाल सहित पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। खबर यूपी के लखनऊ से, जहां पर लेखा परीक्षा सेवा संगठन का 1 दिवसीय अधिवेशन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में दूसरी बार योगेश मिश्रा को अध्यक्ष बनाने की घोषणा भी हुई। अधिवेशन में अधीनस्थ लेखा संवर्ग के पदों पर परीक्षा व्यवस्था के संबंध में शासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों को समाप्त कराए जाने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई गई और इसके साथ ही कैडर रिव्यू का मुद्दा पूरे कार्यक्रम में छाया रहा। हमारी मांगें तो कई हैं, लेकिन 2 मांगें मुख्य रूप से हैं। एक परीक्षा प्रणाली का विषय है। एक शासन ने आदेश कर दिया है कि 2001 से 11 के मध्य जो लेखाकार और वरिष्ठ लेखा परीक्षक पदोन्नत हुए हैं, उनकी पदोन्नतियां जो है नियमानुकूल नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने परीक्षा नहीं पास की। जबकि हकीकत यह है कि ना ये कभी परीक्षा हुई, ना परीक्षा कभी आयोजित कराई गई, और ना ही विभागों में सारे विभागाध्यक्ष जो लोगों ने नियमावलियों के अनुसार जो है नियमों के अनुसार उनकी पदोन्नतियां की हैं। इसकी वजह से समस्या यह आ रही है कि हमारे सारे जितने लोग उस मध्य पदोन्नत पाए हैं 2001 से 2011 के मध्य 1000 लोग, उनकी सर्विसों में बहुत बड़ा व्यवधान आ रहा है, उनकी रिवर्सन की स्थिति। देश की आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर प्रसिद्ध लेखक अनुज धर ने लखनऊ में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में शामिल होने दिल्ली के बीजेपी नेता कपिल मिश्रा मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर पहुंचे। अबू धाबी के यहां पर जिस तरह से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, अनुज धर तत्कालीन फैजाबाद और साथ ही अब अयोध्या के गुमनामी बाबा को ही नेताजी सुभाष साबित करने के लिए लंबे समय से मुहिम चलाते आ रहे हैं। उसी दौरान नेताजी सुभाष संगठन एनएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित पांडे ने उनके इस दावे का सार्वजनिक रूप से विरोध करना शुरू कर दिया। अमित पांडे ने भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से अनुज धर के दुष्प्रचार पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की। उनका कहना है कि जब ना तो भारत सरकार और ना ही उत्तर प्रदेश सरकार गुमनामी बाबा को नेताजी सुभाष मानती है, तो फिर इस तरह का दुष्प्रचार कोई कैसे कर सकता है। अबू धाबी के इस मामले में सहाय आयोग ने विस्तृत जांच के बाद गुमनामी बाबा को नेताजी सुभाष चंद्र मानने से साफ इनकार कर दिया था। की आवाज इतनी धीमी भी नहीं होनी चाहिए। अनुज धर जी लगातार गुमनामी बाबा को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जताने का प्रयास कर रहे हैं, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तौहीन है, ऐसा हम मानते हैं। क्योंकि सरकार ने अब तक जो 3 जांच कमेटियां बनाई हैं, उन जांच कमेटियों के बाद आज भी भारत सरकार का यह स्टैंड है कि 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हुई। यदि सरकार का यह स्टैंड है कि नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हुई, तो फिर ये 1985 में जो गुमनामी बाबा को नेताजी बताया जा रहा है, ये कहानी क्या है? क्या ये अफवाह नेताजी के व्यक्तित्व, उनके ऐसे महान व्यक्तित्व को धूमिल करने का प्रयास नहीं है? आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इस कार्यक्रम का नैतिक विरोध करते हैं। खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां पर सूबे के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने महमूदाबाद के प्राथमिक विद्यालय बघाइन में कायाकल्प योजना का अवलोकन किया और नवनिर्मित पंचायत भवन का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने स्कूल की व्यवस्थाओं पर शिक्षकों को शाबाशी दी। वहीं मंत्री ने स्कूल में मौजूद ग्रामीणों से बात की, राशन, बिजली, सिंचाई आदि के बारे में जानकारी ली। फिर उन्होंने पंचायत भवन का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश जारी किए। दरअसल प्राथमिक विद्यालय बघाइन की प्रधान अध्यापिका ने मंत्री को विद्यालय द्वारा नवाचार के तहत किए जा रहे प्रयासों की पुस्तिका भी दिखाई और जिस पर मंत्री ने खुशी व्यक्त की और प्रयासों की सराहना भी की। सभा का आयोजन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुआ था, इसमें मोदी जी की सरकार के 8 वर्ष की उपलब्धियों को और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में किए गए कार्यों को जनता के बीच में रखा गया था। बहुत बड़े संख्या में लोग उसमें उपस्थित हुए थे और ये इस बात का प्रतीक है कि मोदी जी की सरकार के और योगी जी के सरकार का जो योजनाएं चल रही हैं उसका सीधा फ़ायदा लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। और वहाँ पर हमने पीएम किसान सम्मान निधि पाने वाले लोगों के हाथ भी खड़े कराए थे, तो बड़ी तादाद में लोगों ने उसके हाथ खड़े किए। और अब खबर यूपी के जलेसर से, जहां पर ग्राम कुंजालपुर का रहने वाला युवक अपना घर छोड़कर चला गया था और जिसके बाद उसका शव गांव के बाहर बाजरा के खेत में पड़ा मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही घटनास्थल का निरीक्षण भी किया।
आबूदादी की घटना के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की थी, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने घटना का खुलासा कर दिया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बताया गया कि युवक की मौत बिजली का करंट लगने से हुई है। फिलहाल परिजनों में अभी भी मातम पसरा हुआ है। खबर यूपी के उन्नाव से, जहां पर जिला कारागार उन्नाव में तैनात सिपाही सुरेंद्रपाल सिंह नेगी का शव झाड़ियों में पड़ा मिला। शव कई दिन पुराना होने की वजह से बदबू आने लगी थी और तभी आसपास के लोग हैं उनके द्वारा शव की जानकारी पुलिस और जेल प्रशासन को दी गई और जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल की जांच शुरू कर दी और शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आबूदादी के मृतक सिपाही पिछले 4 दिनों से ड्यूटी पर नहीं आया था। फिलहाल पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी है। एक सिपाही, उसका नाम है सुरेंद्र सिंह नेगी। ये एक्चुअली परसों ड्यूटी किया है और कल ड्यूटी पे नहीं आया ये। तो फिर मालूम करा गया सिपाही को भेज के कि ड्यूटी पे क्यों नहीं आया। तो जब इसके घर देखा गया, इसके घर में ताला बंद था। तो फिर सिपाही ने फिर इसके मोबाइल पे संपर्क किया। इसका मोबाइल नहीं उठा, घंटी बजी लेकिन नहीं उठा मोबाइल। तो चूँकि ये दारू पीने के आदी था तो ये माना गया कि कहीं बाजार की तरफ चला गया होगा, आ जाएगा इवनिंग तक में। लेकिन आज दिन के करीब इवनिंग में लाइन के कुछ सिपाही ने बताया सर बदबू आ रही है नेगी के आवास के बगल से। तो जब फिर जाके देखा गया, ये हवलदार जाके देखा तो नेगी मृत अवस्था में था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़।